हो गया लिखकर? यस, कंप्लीटेड। क्वेश्चन लिखकर हो गया तुम लोगों का? ओके, अब लिखो, डेफिनेशन लिखो। बेसिस मीन्स व्हाट? The set is basis if it is linearly independent and spanning set. The set is basis if it is linearly independent and spanning set. तो अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखो, since R2 and R3, ये R2 and R3, since R2 and R3 are finite dimensional vector space, since R2 and R3 are finite dimensional vector space, are you writing, all of you? लिखना है तुम्हें, ये जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, लिख रहे हैं ना सबके सब? Since R2 and R3 are finite dimensional vector space, that is R2 has dimension 2, that is R2 has dimension 2 and R3 has dimension, कितना है R3 का dimension? 3. Okay, therefore it is enough to prove, or it is enough to determine, it is enough to determine whether it is linearly independent or not. It is enough to determine whether it is linearly independent. मतलब करना क्या है, बेसिस दिखाना है तुम्हें, यहाँ पर चेक करना है कि बेसिस है या नहीं है। ये पहला सेट बेसिस है R2 का या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस सेट ऑफ वेक्टर इज फॉर्म्स अ बेसिस फॉर R2। समझा सबको? समझ में आया? यस मैम। ओके, तो आप देखो यहाँ पर कैसे करोगे इसको, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे? So let V1 equals to, all of you write the solution in your notebook. Let V1 equals to minus 4, 6. Let V2 equals to 2 minus 3. 2 minus 3. लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या आएगा? क्या कंसिडर करते हैं हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए? बोलो जल्दी। लीनियरली इंडिपेंडेंट के एग्जांपल्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किया है? किसी को भी नहीं आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट का? C1 P1 plus C2 equal to 0. हाँ, करना क्या है इसको? We have to consider C1 V1 plus C2 V2 equal to 0. इसके बाद क्या करना है?
बोलो क्या करना है इसके बाद? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्ट इट इनटू REF। उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन से C1 का और C2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अब C1 और C2 का वैल्यू फाइंड करो और बोलो मुझे क्या आएगा। C1 और C2 दोनों का वैल्यू, इसका REF बोलो क्या आएगा। कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू REF एंड टेल मी द एंट्रीज ऑफ REF मैट्रिक्स एंड डू इट फास्ट। सेकेंड पार्ट भी करना है हमें, जल्दी करो। REF मैट्रिक्स अगर आ गया होगा किसी का तो बोलो। वन हाँ बोलो, 1 -1/2 -1/2 0 0 0 0 0 0 0 और 0।
ये सबका आया है कि चेक करो, आ रही है? यस मैम। बस मैम। ओके, तो अब इससे क्या करना है? अभी बैक सब्स्टिट्यूशन से C1 C2 का वैल्यू फाइंड करना है। यस और नो? बोलो। तो बैक सब्स्टिट्यूशन से कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन लिखो। क्या आएंगे इक्वेशंस? C1 माइनस 1/2 C2 इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? यस। ओके, एक ही इक्वेशन मिलेगी ना? वेरिएबल लीडिंग वन किसके लिए नहीं मिल रहा है? कौन से वेरिएबल के लिए लीडिंग वन नहीं मिल रहा है हमें? C2 के लिए। C2 को क्या पुट करना पड़ेगा? फ्री वेरिएबल से t। अगर C2 t हो जाएगा तो C1 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1? हेलो, प्रैक्टिकल है। हाँ, अभी तो शुरू की थी। हाँ, आप भी पढ़ी थी। क्यों नहीं आया? हाँ, ठीक। ओके, सो यहाँ पे C2 का वैल्यू हो गया t। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1 हियर? C1 equals to t/2। ओके, तो 0 0 आ रहा है क्या? Is it C1 equals to 0, C2 equals to 0? अरे बोलो। 0 आंसर आ रहा है क्या? C1 0, C2 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ या लीनियरली डिपेंडेंट हुआ? बोलो। Dependent. Okay, here these vectors v1 and v2 are linearly dependent. So what is your conclusion here? So v1 v2 does not form a basis for R2. समझो सबको? Yes or no? Yes. So write down the conclusion in the last line. v1 v2 are linearly dependent vectors, hence v1 v2 does not form a basis for R2. ओके, हो गया होगा तो बोल दो। Yes, ma'am. Okay, now solve this second bit. बेसिस का सेकेंड वाला बिट सॉल्व करो। 1 1 -2 -5 -1 -2 7 0 -5 वाला, और बोलो मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है या डिपेंडेंट आता है? एवरीवन मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ।
हो गया? यस मैम। क्या आ रहा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है या डिपेंडेंट आ रहा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो कंक्लूजन क्या रहेगा? इट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर R3. V1 V2 V3। Yes, V1 V2 V3 forms a basis for R3. ये लास्ट में लाइन लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में तुम्हें आंसर देना है। चलो हो गया क्या सबका? जल्दी से कंप्लीट करो जिसका भी नहीं हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज डू इट फास्ट because I have to start with the practical number 3 also. सबका आ गया क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट? चलो बोलो। यस हो गया सबका या नहीं हुआ? हाँ या ना बोलने में भी तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है? नहीं।
यस और नो? अब तो होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। अरबीना, ओके, Yes, done. okay. So now come to the next example number 13. So लिखो example number 13. Let me erase all this thing. All of you write down the example number 13. क्या करना है तुम्हें? We have to find out the basis for column space and null space of the given matrix A. अब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं, किसमें किए हैं? मैक्सिमा में किए हैं। यस और नो? है ना? हाँ, स्क्रीन क्रश हो गई। अच्छा ठीक है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? मैम अभी विजिबल है। ठीक है, अभी देखो। नो मैम। एक सेकेंड, आप चेक करो। हाँ, दिखाई दे रही है क्या? नो मैम। यस मैम, दिख रही है। यस मैम, दिख रही मैम। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है? हमें बेसिस फाइंड करना है। किसके बेसिस फाइंड करना है? कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस के। ओके, अगेन नॉट विजिबल। नो मैम। मैम दिख रही है। मैम विजिबल है। अफनान, एग्जिट होके Yes, फिर से sir. ज्वाइन करो। एग्जिट हो जाओ, फिर से ज्वाइन करो। बाकी सबको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस। यस मैम। तो मतलब उसी का नेटवर्क इश्यू था, अफनान का। ओके, वो ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो गया क्या? यस मैम। मैम अब भी नहीं है मैम विजिबल। अब भी नहीं है? नो मैम। सबको दिखाई दे रही है? तुम्हारे नेटवर्क में कुछ इश्यू है, चेक करो। देखो, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस मैम। यस। अफनान ठीक है, अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो प्रैक्टिकल नंबर 2 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन देखो। ओके, तो अब करना क्या है इसमें? तुम्हें कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस फाइंड करना है। ठीक है, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस। अब ये एग्जांपल हमने किए हैं, लेकिन किसमें किए हैं? मैक्सिमा में किए हैं। यस और नो? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस, ये वाले, है ना? ऐसे ही है उसका कमांड, ऐसे ही देते हैं हम लोग। तो अभी हमें मैन्युअली क्या फाइंड, ये तुम्हें फाइंड करना है मैन्युअली। दीज आर द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। तो अब देखो करना क्या है तुम्हें। राइट डाउन दिस वन, टू फाइंड बेसिस फॉर कॉलम स्पेस, to find basis for column space, to find basis of column space, we first reduce the matrix into, we first reduce the matrix into, नहीं है कुछ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। To find the basis of column space, we first reduce the matrix into REF. We first reduce the matrix into REF
then we find the pivot columns. Then we find the pivot columns. So the corresponding columns are basis of column space. Okay. तो क्या करना है तुम्हें? Ultimately what you have to do? You have to convert your matrix into REF. तो सबसे पहले क्या करोगे? REF फाइंड करें. So everyone find out REF of this matrix. समझ में आ गया सबको क्या करना है? तो सबसे पहले इसका REF फाइंड करो, फिर इसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके बेसिस कैसे लिखने हैं. This matrix into REF. एक क्वेश्चन तो मैं डालने ही वाली हूँ जो REF में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, फाइनल मैट्रिक्स. The REF of the matrix A is given by 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा और वो रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स में डालने वाली हूँ. तुम लोग सॉल्व करेंगे तो ही तुम्हें आंसर मिलेगा, कोई बुक में वगैरह आंसर नहीं मिलेगा उसका. तो जो भी सॉल्व कर रहा है, दोज हु नो द मेथड टू फाइंड REF, उन्हीं को आंसर आएगा.
हो गया। आगे आ रही है। हुआ या नहीं हुआ? नोमान, कौन से स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं?
अभी तक क्या कर रहे थे वो लोग? चलो हो गया, क्या आ गया? किसी का आ रही है? ओके ठीक है, ठीक है नोमान, किसी का आया आरईएफ? कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए? नॉट गेटिंग मतलब आरईएफ फाइंड करने ही नहीं आ रहा है ईडम? हाँ ओके, तो वो ट्राई करो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताती हूँ, उसके आरईएफ के साथ आओ नेक्स्ट लेक्चर में, कमिंग प्रैक्टिकल में इसका आरईएफ फाइंड करके आना है। आरईएफ पर ही तुम्हारा कॉलम स्पेस के बेसिस फाइंड करेंगे हम लोग और नल स्पेस। ओके, तो अब देखो करना क्या है तुम्हें, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसका तुमने जो भी आरईएफ के लिए लिखा है, कॉलम स्पेस के लिए आरईएफ जो भी फाइंड किए तुमने सारे मैट्रिक्स है, फिल योर आरईएफ मैट्रिक्स। ये सेम तुम्हें नल स्पेस के लिए कॉपी करना है, लेकिन उसमें क्या करना है, ऑगमेंटेड 0 0 कॉलम ऐड करना है। क्या करना है तुम्हें, कॉलम स्पेस के लिए अभी जो तुम आरईएफ कर रहे हो, मैट्रिक्स यहां से लेकर तो पूरा आरईएफ तक, ये स्टेप में सेम टू सेम कॉपी करना है, सिर्फ उसमें एक कॉलम ऐड करना है, 0 कॉलम, वो एक दूसरे पेज पे कॉपी करते कराना है। समझा क्या करना है तुम्हें? अब देखो यहाँ पर इसका जो तुम लोग आरईएफ फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स का अभी तो तुम लोग का चल रहा होगा, आधे तक पहुंच भी हो गया होगा, किसी का हो भी गया होगा। ये जो स्टेप्स है, ये सेम स्टेप्स तुम्हें अनदर पेज पे कॉपी करना है, उसमें लिखना है ऊपर हेडिंग में टू फाइंड बेसिस ऑफ नल स्पेस, हेडिंग लिखोगे टू फाइंड बेसिस ऑफ नल स्पेस। सेम एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ मैं, तो ये जो स्टेप्स है सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी करना है अंडर द हेडिंग बेसिस ऑफ नल स्पेस। सिर्फ इसमें करना क्या है, 0 का कॉलम ऐड करना है, हर स्टेप में 0 का कॉलम ऐड करोगे, हर एक स्टेप में। समझा अभी? बोलो जल्दी, समझा या नहीं समझा? करना है तो ये इतना लेकर आओगे, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग इसी से डिस्कस करेंगे। पहले आरईएफ तो लोग इसका फाइंड कर कर लेकर आओगे, और यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ना, ये बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस के लिए यहाँ पर लीव सम स्पेस हियर, एक कम से कम 8 to 10 लाइंस छोड़ देना, उसके बाद फिर ये बेसिस ऑफ नल स्पेस का लिखना यहाँ पर, ठीक है? उसको सिर्फ एक 5 से 10 लाइन छोड़ दो, उसमें उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। So with this we have completed the practical number 2. Okay? उसका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हो जाएगा। अब आ जाओ प्रैक्टिकल नंबर 3, लेकिन ये आरईएफ नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मुझे चाहिए। हाँ, अगर नहीं करोगे तो फिर मैं आगे का एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी। हाउ टू फाइंड कॉलम स्पेस, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस एंड हाउ टू फाइंड बेसिस ऑफ नल स्पेस, ये आरईएफ वाला पार्ट मुझे चाहिए सबके पास सॉल्यूशन। Okay, now come to the practical number 3. So there are 10 questions in practical number 3. So first one is compute the determinant using cofactor expansion
across first row and also across second column of each matrix. मतलब करना क्या है तुम्हें, यहाँ पर दो मैट्रिसेस दिए हैं, दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अब डिटर्मिनेंट तो सबको आता है कैलकुलेट करने के लिए. Everyone know the usual procedure to find out the determinant of the matrix? Yes, ma'am. Yes or no? Yes. Okay? लेकिन यहाँ पर क्या दिया है हमें, कौन सा मेथड यूज करना है? कोफैक्टर एक्सपांशन अक्रॉस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो अब वो देखेंगे हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ओनली दिस एग्जांपल. एक एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन करने दो. ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टाइम लेकर आओगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी विल start with the second question. Okay, so let me explain you what do you mean by cofactor expansion technique. Okay, so the cofactor expansion technique is what? So the determinant of the matrix A using the cofactor expansion technique across the ith row is given by, so this is a formula of determinant using cofactor expansion technique across ith row. across ith row मतलब across first row या second row या third row या fourth row जो भी रहेगा. So everyone write down this formula in your notebook. A using cofactor expansion technique, determinant of matrix A using cofactor expansion technique across the ith row is given by, across the ith row is given by, write down this formula. Determinant of capital A equals to AI1 CI1 plus AI2 CI2. ऐसे ही कंटिन्यू कहां तक जाएगा, AIN CIN तक जाएगा. ओके, इज इट ओके? समझे सबको? ये फॉर्मूला लिखा या नहीं लिखा? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, द साइन ऑफ CIJ डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ, the sign of CIJ depend on the position of small aij in matrix A. Small aij in matrix में if I plus j is even, if I plus j is even, then sign of CIJ is plus. If I plus j is even, then sign of CIJ is plus. That is CIJ is greater than 0. और सेकेंड लिखो, if I plus j is odd, then sign of CIJ is क्या आएगा? बोलो क्या आएगा साइन ऑफ CIJ? Negative. Minus. Okay, that is CIJ is less than 0. अब ये किसके लिए लिखा हमने? कोफैक्टर एक्सपेंशन टेक्निक अक्रॉस ith रो के लिए लिखा है. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, कोफैक्टर एक्सपेंशन टेक्निक अक्रॉस
jth कॉलम, कोफैक्टर एक्सपांशन टेक्निक अक्रॉस jth कॉलम। मतलब अभी जो फॉर्मूला लिखा हमने वो रो के लिए लिखा है, और अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो जे कॉलम के लिए लिखने वाले, ठीक है। तो लिखो उसके लिए फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू A1J C1J प्लस, अब ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है यहाँ पर AI1 CI1, इसमें I इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो क्या बनेगा वो फॉर्मूला बोलो। A1J C1J। J क्यों आएगा, I1 ना, I का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा ये I इक्वल्स टू 1 पुट करना है ना। ये सर नो, यस मैम। कितने कॉलम्स है वहां पे, ऑर्डर कितना है, n कितना है, n इज व्हाट इज n हियर, n इज 3। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्लियर है ना, प्लस है या माइनस है वो कैसे डिसाइड करोगे, ये जो सफिक्स है सी की जो सफिक्स है, अगर दोनों का एडिशन इवन नंबर है तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे पहला टर्म क्या है C11, तो यहाँ पे सफिक्स क्या है 1 और 1 है, ऐड करो क्या आएगा 2 आएगा, तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो मतलब ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म C12 साइन माइनस, और C13 के लिए क्या आएगा पॉजिटिव प्लस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेंट अक्रॉस द फर्स्ट रो। इतना सबको समझा, Yes, ma'am. ओके। अब देखो जो तुम्हारा फॉर्मूला है यहाँ पर A11 C11 A12 C12 A13 C13, अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना तुम्हें, A11 C11 A12 C12 सारे। तो व्हाट इज A11 हियर, अब मैट्रिक्स तो सबको मालूम है, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ A11 3, ओके। नेक्स्ट क्या है A12, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A12 0, and what is value of A13 4, हो गया। अब आ जाओ C11, C11 क्या होता है, C11 मतलब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को जो छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा C11 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 5 -1। ये पढ़ चुके हैं तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में, इट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर मैट्रिक्स। माइनस करेक्ट, हाँ जो भी आएगा उसको बाद में कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज C12, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो क्या बचेगा -2 नहीं मैट्रिक्स बोलो, 2 2 2 2 minus 0 माइनस, ठीक 2 2 0 -1, तो दिस इज योर C12। अब ऐसे ही C13 लिख लो, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको, यस और नो। यस मैम। अब ये हो गया फर्स्ट रो का, वैसे ही क्या करना है सेकंड कॉलम के लिए, तो अब सेकंड कॉलम के लिए क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर J इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, गॉट इट, J इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा तुम्हें 2
j इक्वल्स टू 2 लेना पड़ेगा। आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का सेम ही आना चाहिए, क्योंकि सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो कोई भी मेथड से करो डिटरमिनेंट का आंसर सेम आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो ये एग्जांपल नंबर 1 तुम्हें कंप्लीट कर कर लाना है नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए 2 मेथड से, सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी 2 मेथड से, मतलब ये सिंगल एग्जांपल कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया, इक्विवेलेंट टू 4 एग्जांपल्स। ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल कौन से 2 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन। ओके, यस मैम। okay, so we will stop here now, you may leave.